अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैन यू हेयर मी? जेनिफर, माहम, किसी को आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, आ गई है, आ गई है। हाँ, फिर इसमें मैं लगा लेती हूँ होम स्क्रीन। मुझे ये नहीं आइडिया था शायद। ओके स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी। आपका ऑब्वियसली योर टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। थोड़ा सा कुछ इशू था, आई थिंक हेडफोन का प्रॉब्लम था। आई वाज कंटिन्यूसली चेकिंग, बट साइड बाय साइड शायद कुछ लिंक का इशू भी था, जिसकी वजह से आपको आवाज़ नहीं आ रही थी। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ में हमने, मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि हमने हाइपोग्लाइसीमिया को डिस्कस किया था, जो कि एक एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है। इसमें हमने पढ़ लिया था कि क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, ज़ाहिर है उनको हमने डिफरेंट टाइप का पढ़ लिया था। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। उसके डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स किस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करेगा, वो हमने डिस्कस कर लिया था। असेसमेंट एंड डायग्नोसिस पढ़ ली थी। ये भी पढ़ लिया था कि अगर एक्यूट अटैक होता है तो किस तरह से मैनेज करना है। इसके अलावा लेटर ऑन पेशेंट को किस किस एजुकेशन की ज़रूरत होगी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस स्टार्ट कर लेते हैं। दैट इज़ अनदर कॉम्प्लिकेशन और बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज़ कॉज्ड बाय an absence or markedly inadequate amount of insulin. This deficit in available insulin results in disorders in the metabolism of carbohydrate, protein, and fat. The three main clinical features of DKA are hyperglycemia, dehydration and electrolyte loss and acidosis। ये बात आपको टाइप 1 डायबिटीज़ पढ़ाते हुए भी बड़े डिटेल में समझाया था कि इंसुलिन का इफ़ेक्ट सिर्फ़ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के ऊपर नहीं, बल्कि प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी होता है। जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा डेफ़िसिट हो जाती है बॉडी में, बहुत ज़्यादा डेफ़िशिएंसी हो जाती है बॉडी में, तो डीकेए के चांसेस होते हैं। इसमें जो मेन 3 फीचर्स होते हैं पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप हो जाता है, डिहाइड्रेशन होती है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है एंड एसिडोसिस हो जाता है। अब कॉजेज़ क्या हैं बेटा डीकेए के? 3 मेन कॉजेज़ ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आर, जो जैसे पहले बता दिया कि समटाइम ऐसा होता है कि हमने इंसुलिन की डोज मिस कर दी है, ज़ाहिर है उसकी वजह से भी बॉडी में डिक्रीज़ हो जाएगी इंसुलिन। कोई और इन्फेक्शन बॉडी में चल रहा है, या फिर अनडायग्नोज्ड और अनट्रीटेड डायबिटीज़ है। जैसे आपसे डिस्कस किया था कि समटाइम न्यूरोपैथीज़ के इतने मतलब ऐसे पेशेंट्स होते हैं, यूजुअली पता लग जाता है बिकॉज टाइप 1 में डीकेए होता है, टाइप 2 में ज़्यादातर नहीं होता डीकेए, और टाइप 2 वाले ही जो केसेस हैं वो प्रोग्रेस करते रहते हैं और हमें पता नहीं लगते। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ आपको बड़ा डिटेल में समझाया था कि बड़ा उसका अर्ली ऑनसेट होता है और हमें समझ आ जाती है। सो अदर पोटेंशियल कॉजेज़ और क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है या तो अनट्रीटेड डायबिटीज़, आपको अब डायग्नोज ही नहीं हुआ आपके पेशेंट में डायबिटीज़, तो ज़ाहिर है पता ही नहीं लगता, हम ट्रीट ही नहीं करते। इंसुलिन की इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है कि पेशेंट को डीकेए हो सकता है। इसके अलावा जो पोटेंशियल कॉजेज़ हो सकती हैं इंसुलिन की डेफिशिएंसी की, उसमें बेटा ये है कि हो सकता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो सकते हैं, यानी पेशेंट को जैसे आपको बताया था कि एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को इंसुलिन ठीक से नहीं लगा पा रहा, वो हो सकता है वाइल से सही से ड्रॉ नहीं कर पा रहा, वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट सही से नहीं कर पा रहा, या फिर उसकी विजुअल इम्पेयरमेंट है, जिसकी वजह से जाहिर है छोटे छोटे यूनिट उसके ऊपर बने होते हैं इंसुलिन के सिरिंज के ऊपर, उसको नहीं समझ आता कि क्या वजह है, क्यों उसको ये प्रॉब्लम फेस करने, मतलब उसको नहीं समझ आ सकता कि वो उस पे कितने यूनिट इंसुलिन आ गई है, कितने नहीं आई है। इसके अलावा बेटा इंटेंशनली भी कुछ ज़ाहिर है पेशेंट का नहीं होता, वो नहीं चाहते कि वो लॉन्ग टर्म के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपको मेडिसिन वगैरह की तरफ जाना पड़े, तो हम रिलक्टेंट हो जाते हैं। तो इंटेंशनली भी पेशेंट स्किप कर रहे होते हैं इंसुलिन की डोज को, या फिर वही बात जो मैंने आपको बताया कि इक्विपमेंट की प्रॉब्लम हो सकता है, कि इंसुलिन का जो हम पंप यूज़ कर रहे हैं उसकी ट्यूबिंग में कहीं ऑक्लूजन हो गई है और हमें पता ही नहीं लगा, और हम समझ रहे हैं हमारे पेशेंट को तो नॉर्मल डोज में जो है वो जा रही है जो रिक्वायर्ड इंसुलिन है।
ये पैथोफिजियोलॉजी है बेटा, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की खैर ज़रूरत नहीं है। ये मेटाबॉलिज्म आप ना भी अंडरस्टैंड करें यहाँ तो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि होता क्या है। जो मैंने आपको बताया कि एब्सोलूट या फिर रेलेवेंट इंसुलिन की डिफिशियंसी हो सकती है। इंसुलिन बॉडी में कम होगी तो पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया ये सब पढ़ा चुकी हूँ आपको कि जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो वही यूरिन में ग्लूकोज आना शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोज यूरिया। यूरिन जब लॉस होता है तो अपने साथ बहुत ज़्यादा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट लेके लॉस होता है, विच लीड्स टू डिहाइड्रेशन एंड हाइपोवोलीमिया। अल्टीमेटली बॉडी से जब इतना वाटर और इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा तो बॉडी में डिहाइड्रेशन भी होगी, बॉडी में वॉल्यूम भी कम होगा। ठीक है, तो एक तो ये इफेक्ट होता है डिहाइड्रेशन और हाइपोवोलीमिया का कि बॉडी में लेक्टेट बढ़ना शुरू होते हैं। लेक्टेट जब बढ़ना शुरू होते हैं तो आपको पता है दिस इज लैक्टिक एसिड, सो इट लीड्स टूवर्ड एसिडोसिस। एसिडोसिस जब होना शुरू होता है तो ये ऑब्वियसली इंक्रीज करता है काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन जो ग्लूकागॉन है, कॉर्टिसोल है, ग्रोथ हार्मोन है और एपिनेफ्रिन है। इनके जो एक नॉर्मल फंक्शन होता है इसके ऊपर इफेक्ट करना शुरू होता है। दो चीज़ें हैं बेटा, एक तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी जो हार्मोन का एक नॉर्मल फंक्शन था वो डिस्टर्ब हो रहा है, और इसके साथ साथ जो लैक्टिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से बॉडी में जो एसिडोसिस हो गया है, तो इट ऑल्सो लीड्स टूवर्ड्स द जो एक रेगुलेशन है हमारे बॉडी में हार्मोन्स की, उसको ये इफेक्ट करता है। तो दोनों सूरतों में जाहिर है इन सब हार्मोन्स का आपको पता है हमारे बॉडी के ऊपर, मसल्स के ऊपर ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अपटेक आपको पता है, ग्लूकागॉन हार्मोन यहाँ पे ग्लूकागॉन हार्मोन मौजूद है, इंसुलिन का ये पूरा मैं आपको समझा रही हूँ पैथोफिजियोलॉजी। तो जाहिर है ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ग्लूकोज जो है लिवर, एडिपोज टिश्यू और मसल्स तीनों में स्टोर होना होता है, और वहाँ से जो है जब ज़रूरत पड़ती है तो वो निकल के बाहर आ जाता है। इसी तरह से ग्लूकोज का इफेक्ट है आपके एडिपोज टिश्यूज़ के ऊपर, फैट के मेटाबॉलिज्म के ऊपर, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के ऊपर। तो अल्टीमेटली इन तीनों जगहों पर जो एक नॉर्मल मैकेनिज्म चल रहा था, एक जो नॉर्मल सिचुएशन होती है कि किस तरह से मेटाबॉलिज्म होना है, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। एंड ऑब्वियसली एसिडोसिस बॉडी में साइड बाय साइड वो जो लैक्टेट है उसके ज़्यादा होने की वजह से एसिडोसिस भी बॉडी में जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है। अच्छा, ये थोड़ा-सा आपको मज़ीद फ़र्दर मैंने समझाने की कोशिश की है कि ज़ाहिर है जब इंसुलिन बॉडी में कम होना शुरू होती है तो जो बात अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, कैटाकोलामीन है या ग्लूकागॉन है, इनकी ज़ाहिर है इंसुलिन और ग्लूकागॉन आपको पता है एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे होते हैं। जब इंसुलिन बॉडी में कम होगी तो ज़ाहिर-सी बात है ग्लूकागॉन और ये सारे हार्मोन जो है ये बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इंसुलिन कम है, इंसुलिन होती तो बॉडी को ये सेंस मिलता कि जी आप ग्लूकोज को लेके जो है स्टोर करवा दीजिए। अब ब्रेन को तो यही सिग्नल मिल रहा है ना कि जी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम है, तो जाहिर है ये जो मैंने आपको ये बताया ग्लूकोजिनोलाइसिस होना शुरू होती। क्यों? क्योंकि बॉडी को तो ये सिग्नल मिल रहा है कि जी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम है। तो जब बेटा ग्लूकोजिनोलाइसिस बढ़ जाएगी, बॉडी में जहाँ जहाँ ग्लूकोज स्टोर हुआ है वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तो अल्टीमेटली इट विल लीड्स टूवर्ड्स हाइपरग्लाइसीमिया। इसी तरह से बेटा जी यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज कम होगी। क्यों? क्योंकि इंसुलिन बॉडी में नहीं है। ब्रेन को यही मैसेज जा रहा है कि जी हमने तो ग्लूकोज को जाहिर है स्टोर करना था, और प्लस ये है कि ऐसी सिचुएशन में ग्लूकोजिनोलाइसिस होती है ना, जब हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो बॉडी तो ये जो है हमारा ब्रेन ये परसीव करता रहेगा कि जी हमें तो ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो यूटिलाइजेशन उस तरह से ग्लूकोज की जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी उसकी जो स्टोरेज है वो जहाँ उसको बॉडी में इस्तेमाल करना है, बस ब्रेन को यही मैसेज मिल रहा है कि जी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है, इसलिए वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करना कम कर देगा। तो ये दोनों सिनेरियोज, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ये दोनों लीड करती हैं हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ। और इसके अलावा थोड़ा सा एक दो चीज़ों को और देखने की ज़रूरत है बेटा कि जहाँ पर प्रोटीन है, जब इंसुलिन नहीं है, ज़ाहिर है मैंने आपको बताया प्रोटीन और लिपिड्स दोनों के मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट आता है इंसुलिन का। इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से प्रोटीन का जो लाइसिस है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन है बेटा, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस कम होती है। क्यों? क्योंकि जाहिर है ये दोनों चीज़ एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, एक इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली दूसरी डिक्रीज होगी। जब प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज होती है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता
है ग्लूकोन्यूज से फिर ग्लूकोज बनना शुरू होती है। मैंने आपको बात पहले भी समझाई थी कि जब बॉडी में तकरीबन 8 से 10 घंटे तो हमारी बॉडी कंपनसेट कर लेती है अगर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होती है तो कोई बात नहीं, वो 8 से 10 घंटे कंपनसेट कर लेते, लेकिन उसके बाद वो प्रोटीन और लिपिड्स जो हमने फैट्स लिए होते हैं इन दोनों चीज़ों को यूटिलाइज करना शुरू कर देती है हमारी बॉडी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज की हमारी डेफिशिएंसी उसे पूरा करने के लिए। अब ब्रेन को तो यही मैसेज जा रहा है कि जी हमारे पास ग्लूकोज नहीं है यूज़ करने के लिए और ग्लूकोज यूटिलाइज भी नहीं हो रही, तो इसलिए प्रोटीन से ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट होगी बेटा, ग्लूकोज बनना शुरू होगा, तो इट ऑल्सो लीड्स टूवर्ड हाइपरग्लाइसीमिया। आप देख रहे हैं कि ये तीनों जो सिनेरियोज हैं, अभी मैं लिपिड्स के भी डिस्कस करूंगी आपको, सेम इज द केस विद लिपिड। इसी तरह से लिपिड की भी लिपोलाइसिस स्टार्ट होती है एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि जब ये फ्री फैटी एसिड जाके जाहिर लिपिड्स की जो ब्रेक डाउन होती है, आपको पता है फैटी एसिड जो है दे आर द यूनिट्स ऑफ लिपिड, जब वो फैटी एसिड में कन्वर्ट, जैसे प्रोटीन के अमाइनो एसिड है इसी तरह से लिपिड्स जो है जब फैटी एसिड में कन्वर्ट होके लिवर में स्टोर होते हैं तो उसे यही मैसेज मिलता है ब्रेन को कि जी बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस इस वजह से भी लिपिड्स भी फिर से ग्लूकोज बनाना शुरू हो जाते हैं। इट ऑल्सो लीड्स टूवर्ड्स हाइपरग्लाइसीमिया। आप देखें पैथोफिजियोलॉजी में कि एक इंसुलिन के डिफिशिएंसी की वजह से जो सबसे पहली चीज़ हो रही है, आपके जो हार्मोन्स है कॉर्टिसोल, जिसका इफेक्ट जाहिर है बहुत ज़्यादा आपके लिपिड्स के ऊपर होता है, एक आपको पता है स्टेरॉइड हार्मोन है, आपके ग्रोथ हार्मोन है, ग्लूकागॉन है, कैटाकोलामीन्स है, ये हार्मोन्स का जो एक नॉर्मल रेगुलेटरी निज़ाम एक पूरा सिस्टम चल रहा था बॉडी में वो डिस्टर्ब हो गया। जब वो डिस्टर्ब हुआ तो उसकी वजह से देखिए कितने सारे इफेक्ट आ रहे हैं, आपकी प्रोटीन भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, आपकी फैट भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, आपके ब्रेन ने भी ये परसीव किया कि जी बॉडी में तो ग्लूकोज कम है, तो उसने जितना भी स्टोर्ड ग्लूकोज था उसके पास ग्लूकागॉन की फॉर्म में उसने जो है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसने उसको जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट करके वो रिलीज करना शुरू कर दिया, और इसके अलावा बॉडी में ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन भी कम होगी। तो ये 4 फैक्टर हैं, सोचें 4 डिफरेंट बॉडी के सिस्टम्स हैं जिन्होंने सिंपल क्या करना शुरू कर दिया, ग्लूकोज को बढ़ाना शुरू कर दिया। जाहिर है जब वो ग्लूकोज को बढ़ाना शुरू करेंगे तो इट में लीड टूवर्ड्स हाइपरग्लाइसीमिया। इसलिए पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया, इतना ज़्यादा बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है एकदम, क्यों? क्योंकि 4 डिफरेंट बॉडी के जो मैकेनिज्म्स हैं वो आपके ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को बढ़ा रहे हैं। एक चीज़ और यहाँ हो रही होती है बेटा, जो मैंने पहले आपसे डिस्कस की थी कि जब लिपिड्स का पूरा मेटाबॉलिज्म होता है तो द एंड प्रोडक्ट विच वी रिसीव दैट आर कॉल्ड कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज बॉडी में जाहिर है फैट टूटना शुरू हुआ है क्योंकि उसको ये मैसेज मिल रहा है कि हमें ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो जो आपके पास एंड प्रोडक्ट आता है दैट इज़ कीटोन बॉडीज़ है। और जब वो कीटोन बॉडीज़ बहुत ज़्यादा आपकी जो है बॉडी में जमा होना शुरू हो जाते हैं कीटोन बॉडीज़, तो जाहिर है कीटोन बॉडीज़ क्या हैं? कीटोन बॉडीज़ आर एसिडिक इन नेचर, सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड कीटो एसिडोसिस। जब वो बहुत ज़्यादा कीटोन की वजह से बॉडी में एसिडोसिस होना डेवलप होना शुरू हो गया। और ये भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि जो कीटोन बॉडीज़ होती हैं यूरिन में भी एक्सक्रीट होना शुरू होती हैं, जिस सिचुएशन को हम कीटोन यूरिया कहते हैं, जो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कीटो एसिडोसिस होना शुरू हो गया विच विल लीड्स टुवर्ड्स द लैक्टिक एसिडोसिस, वही जो अभी पिछली पिक्चर में आपको मैंने समझाया था। एक तो जाहिर है कीटोन बॉडीज जब बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होंगे तो उसकी वजह से लैक्टिक एसिड बॉडी में बढ़ना शुरू होगा, दैट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिडोसिस, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड लैक्टिक एसिडोसिस। एक ये से सिनेरियो हो गया, हम 2-3 चीज़ें पीछे पढ़ चुके हैं तो वो आपको बताना चाह रही हूँ कि डीके में क्या हो रहा होता है। साथ साथ आपको हाइपरग्लाइसीमिया बताया, ये भी हम लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जब बहुत ज़्यादा बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज आना शुरू हो जाता है और वो उस यूरिन के थ्रेशोल्ड से बढ़ जाता है तो पेशेंट को ग्लाइकोज यूरिया हो जाता है, यानी यूरिन में ग्लूकोज एक्सक्रीट आउट होना शुरू होता है। और जब ग्लूकोज यूरिन में एक्सक्रीट आउट होना शुरू होता है तो फिर वो जो जाहिर है कंसनट्रेटेड यूरिन हो जाता है, तो फिर वो बॉडी से अपने जो वाटर है और प्लस जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उन दोनों को लेके बाहर निकलता है। यही चीज़ें यहाँ लिखी हुई, हाइपोनेट्रीमिया मतलब जाहिर है ब्लड में जब वो बॉडी से सोडियम को लेकर निकलना शुरू हो जाएगा तो हाइपोनेट्रीमिया ही कॉज होगा ना। इसी तरह से ये भी दूसरी सिनेरियो आपको ये बताया था कि जब ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन हो जाता है तो वो अपने साथ ज़्यादा वाटर लेके आउट होता है, और जब वो ज़्यादा वाटर लेके आउट होगा तो अल्टीमेटली पोलीयूरिया तो होगा, पेशेंट को बार बार यूरिन आएगा और दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक डायूरेसिस, ये भी आपको बता चुकी हूँ। और जब पोलीयूरिया होता है पेशेंट को बार बार यूरिन
पास आउट करता है और उसके साथ बॉडी से हमारा वाटर भी निकलता है, तो इसलिए पेशेंट को ज़्यादा प्यास लगना शुरू होती है, पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाता है, हाइपोवोलेमिक हो जाता है और पेशेंट को ज़्यादा प्यास लगती है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीडिप्सिया। और ये डिहाइड्रेशन, जब बॉडी में डिहाइड्रेशन होना शुरू होती है तो इट ऑल्सो लीड्स टूवर्ड्स लैक्टिक एसिडोसिस। तो आप ये देख रहे हैं कि एक DKA के डेवलप होने में, ये जो मैंने आपको 3-4 बातें बताई थी पीछे, मैंने आपको जो मेन 3 उसके फीचर बताए विच बेसिकली टोल्ड यू अबाउट कि हाँ पेशेंट जो है वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की तरफ जा रहा है। देखिए, हाइपरग्लाइसीमिया बताया था, एसिडोसिस बताया था, डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट लॉस बताया था। और यही वो 3 बातें हैं जो मैंने आपके साथ यहाँ इस पूरे साइकिल में डिस्कस की हैं कि एक इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने की वजह से किस तरह से बॉडी में 4 डिफरेंट मैकेनिज्म स्टार्ट होते हैं जो कि हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करते हैं और साइड बाय साइड कीटोएसिडोसिस कॉज कर रहे हैं, और फिर किस तरह से ये हाइपरग्लाइसीमिया भी एसिडोसिस की तरफ लीड कर रहा है, और प्लस किस तरह से ये पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ये सारी चीज़ें कॉज कर रहा है। तो एक पूरा साइकिल है। DKA की जो 3 फीचर्स हैं वो हमने यहाँ पे एलैबोरेट की हैं, और ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से ये सब ना सिर्फ ये कि इंडिपेंडेंटली बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, बल्कि ये एक दूसरे को भी काउंटर एक्ट करके आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। होप सो के जो पैथोफिजियोलॉजी है DKA की आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ लीजिए। प्रिवेंशन क्या है, इतना कुछ हमने पढ़ लिया। जाहिर है DKA बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। फिर आपको होप्स हो कि जितना मैंने डिटेल में पैथोफिजियोलॉजी समझाई आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से एक दूसरे को काउंटर एक्ट कर रही हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। सो प्रिवेंशन बेटा, जाहिर है हमें कोशिश यही करनी होगी कि हमारा पेशेंट DKA की तरफ ना जाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें यही है कि नेवर एलिमिनेट इंसुलिन डोज व्हेन नोजिया एंड वॉमिटिंग अकर। पहली तो सिचुएशन ये है कि कभी भी इंसुलिन की डोज को आपने एलिमिनेट नहीं करना, रोकना नहीं है। लेकिन अगर जाहिर है इवन आपको नोजिया वॉमिटिंग भी हो रहा है तो कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद हमें इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, हमने तो कुछ खाया पिया हुआ ही नहीं है, वॉमिट कर दिया है हमने, तो अब हम क्यों इंसुलिन लें। तो ये बिल्कुल गलत सिनेरियोज हैं। अपनी डोज आपने टाइम पे लेनी है। फिर बेटा जी, जाहिर है पॉलीडिप्सिया हो रहा है, बॉडी से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड आउट हो रहा है, ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो भी फ्लूइड आउट होगा, तो इसलिए अपना फ्लूइड बढ़ा दीजिए हर घंटे के बाद, ताकि हम डिहाइड्रेशन से अपने पेशेंट को प्रिवेंट कर सकें। इसके अलावा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल और यूरिन में कीटोन बॉडीज़ को हर 3 से 4 घंटे के बाद असेस करें। इसके अलावा अगर पेशेंट खुद से फ्लूइड नहीं ले सकता, इवन उसे वॉमिटिंग है या नहीं है, या फिर उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है या कीटोन लेवल बढ़े हुए आ रहे हैं, तो आपने फ़ौरन से फिजिशियन से कांटेक्ट करना है। क्योंकि अगर ग्लूकोज का लेवल और कीटोन बॉडीज ये आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं तो दिस माइट लीड टूवर्ड DKA। पेशेंट को कोई भी खतरा हो सकता है, आप ज़रूर फिजिशियन से फ़ौरन कॉन्टैक्ट करें। अच्छा, अगर एक्यूट फेज़ आ गई है DKA की, पेशेंट डिहाइड्रेशन में हो जाए, उसको सडन से डिहाइड्रेशन हुआ, एसिडोसिस हुआ, तो उस टाइम तो आपको उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा ना। एक्यूट फेज़ में अगर है पेशेंट DKA के, तो पहले आप उसकी एक्यूट फेज़ जो है उसको रिजॉल्व करें। देन द नर्स शुड असेस फॉर अंडरलाइन कॉज ऑफ DKA। फिर नर्स ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगी कि वजह क्या थी, पेशेंट को DKA डेवलप क्यों हुआ। अगर कोई साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, यानी साइकोलॉजिकल रीज़न क्या हो सकते हैं, यही हो सकते हैं कि पेशेंट अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि उसके लिए इंसुलिन कितना ज़रूरी है, वो इंसुलिन की डोज को मिस कर रहा है, या फिर पेशेंट या फैमिली मेम्बर वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले आप उनकी काउंसलिंग या थेरेपी करेंगे। ये वो चीज़ें हैं ज़ाहिर है जिनके थ्रू हम अपने जो पेशेंट हैं उसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये रिपीट हो रही हैं चीज़ें, फिर भी आपको बता देती हूँ कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ पेशेंट होगा तो ज़ाहिर है वो क्या क्या प्रेजेंट कर रहा होगा। पॉलीडिप्सिया पहले आपको बता दिया, और जाहिर है जब वाटर बॉडी से बहुत ज़्यादा आउट होगा तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो होगा। ब्लड प्रेशर लो होगा तो ब्लड सप्लाई ब्रेन को उस तरह से नहीं जाएगी जितनी एडिक्वेट जानी चाहिए। जब ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं जाएगी तो पेशेंट हेडेक की कंप्लेन भी करेगा, और पेशेंट का GCS लेवल भी डिक्रीज होगा, उसका कॉन्शियस लेवल उतना अलर्ट नहीं होगा वो जितना वो एक नॉर्मल सिचुएशन में होता है, बिकॉज आपका हाइपोवोलीमिया, सॉरी, आपका डिहाइड्रेशन इज लीडिंग टूवर्ड्स हाइपोवोलीमिया, एंड हाइपोवोलीमिया और लोअर ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन को उस तरह से ब्लड नहीं मिल पा रहा एडिक्वेट। जब ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता तो उसको उसके न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से लो GCS लेवल होगा, कंफ्यूजन होगा। बाकी कीटोन बॉडीज जब बॉडी में यूरिन में बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं तो पेशेंट की जो ब्रेथ है उसमें कीटोटिक थोड़ी जो स्मेल आना शुरू हो जाती है। बाकी बेटा नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन है,
due to especially dehydration and increased blood sugar level and polyuria, which I have already discussed with you. Leg cramps हैं, cosmal breathing कहते हैं बड़ी shortness of breath मतलब टाइप हो रही होती है, उसे कहते हैं tachycardia, बिकॉज हाइपोटेंशन है, ब्लड का वॉल्यूम कम है डिहाइड्रेशन की वजह से, तो बॉडी कंपनसेट करना शुरू करती है टैकीकार्डिया के थ्रू के किसी तरह से अपनी बॉडी में जो है वो ब्लड के जो हार्ट लेवल है उसे रेगुलेट कर सके। असेस कैसे करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई आ रहा होगा, 300 से 800 के दरमियान आ सकता है, और कुछ लोगों को ब्लड ग्लूकोज लेवल इससे कम भी हो सकता है, और कोई जो है 1000 से ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, जाहिर है ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होंगी डिहाइड्रेशन के ऊपर, क्योंकि यू ऑल नो ब्लड में ठीक है ग्लूकोज लेवल देखा जाता है, लेकिन एक ब्लड का वॉल्यूम भी तो डिपेंड करता है ना इस चीज़ के ऊपर, ब्लड का वॉल्यूम कितना है उसी के अकॉर्डिंगली हमेशा। समटाइम ऐसा होता है कि आप पेशेंट का सिंपल सीबीसी करवाते हैं, वो बड़ा जो है पेशेंट हो सकता है उसका एचबी लेवल डाउन था, बट एट दैट टाइम ही वाज डिहाइड्रेटेड, तो उसका एचबी लेवल बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आएगा। सो हाइड्रेशन लेवल बहुत मैटर करता है हर ब्लड से रिलेटेड किसी भी इन्वेस्टिगेशन में। सो इस चीज़ को रूल आउट करना जरूरी है। एविडेंस ऑफ कीटोएसिडोसिस इज रिफ्लेक्टेड इन लो सीरम बाइकार्ब, जाहिर है एसिडोसिस है, कैसे पता लगेगा, पीएच लेवल आपकी जो एक नॉर्मल ब्लड लेवल है उससे कम होगी, और जो पीएच लेवल कम होना ही एसिडोसिस का आपको बताता है। जाहिर है लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो लो होगा, इट विल रिफ्लेक्ट रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन। ये बेसिकली आपको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि आपकी बॉडी कॉस्मोल रेस्पिरेशन के थ्रू जो एसिडोसिस बॉडी में डेवलप हो चुका था उसे कंपनसेट करने की कोशिश कर रही थी। तो एक वक्त तक तो बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करती है, उसके बाद वो उसके साथ कंपनसेट नहीं कर पाती, तो जब तक वो कॉस्मोल रेस्पिरेशन जो होती है वो इसी चीज़ की निशानी होती है कि बॉडी आपकी कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है और आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो लोअर प्रेशर के ऊपर है। ठीक है, accumulation of ketone bodies which precipitate the acidosis is reflect in blood and urine protein major। ये आपको पहले ही बता दिया कि कीटोन बॉडीज जाहिर है इनका काम ही यही है, जब ये बॉडी में अकोमोलेट होना शुरू होंगी तो उसकी वजह से बॉडी में एसिडोसिस हो जाएगा, और यही रिफ्लेक्ट कर रही होती है। हम यूरिन और ब्लड में उसकी जो कीटोन बॉडीज हैं उन्हें चेक कर लेते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम कंसनट्रेशन ओके, थैंक यू। सोडियम और पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है इट मे बी लो, नॉर्मल और हाई, इट विल अगेन डिपेंड अपॉन द हाइड्रेशन लेवल के कितना वाटर लॉस हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। बाकी बेटा क्रिएटिनिन का लेवल, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड हेमाटोक्रिट लेवल जो है इट मे आल्सो बी सीन अकॉर्डिंग टू द डिहाइड्रेशन। अगर डिहाइड्रेटेड हो गया ज़ाहिर बॉडी तो क्रिएटिनिन का लेवल भी बढ़ा हुआ होगा, ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन की जो है कंसंट्रेशन होगी और हेमाटोक्रिट लेवल भी ज़्यादा होगा। आफ्टर रिहाइड्रेशन जब आप दोबारा से अपने पेशेंट को रिहाइड्रेट कर देते हैं तो फिर हमें कंटिन्यूसली एवेलुएट करना होता है ये देखने के लिए कि क्रिएटिनिन का लेवल और बीयूएन का लेवल ठीक है, क्योंकि अगर रिहाइड्रेट करने के बाद विद इन नॉर्मल रेंज आ जाता है आपका, इट मीन्स पेशेंट इज़ ओके। अगर आपका जो ये प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व नहीं होता, बीयूएन फिर भी रेस्ट आ रहा है, क्रिएटिनिन लेवल रेस्ट आ रहा है, तो इट मीन्स के पेशेंट के किडनीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। देन यू हैव टू लुक एट द रीनल सिस्टम ऑफ योर पेशेंट। राबिया आप अपना इंटरनेट कनेक्शन रिफ्रेश कर लें, इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही। ओके, वेल इट्स टाइम फॉर अटेंडेंस नाउ। तो सबसे पहले तमाम स्टूडेंट जो है वो जल्दी जल्दी से अटेंडेंस मार्क करवा दें प्लीज़। सिर्फ एक मतलब अपना रोल नंबर सेंड किया करें, बड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे अटेंडेंस मार्क करने में। तमाम स्टूडेंट जल्दी से अब अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस हो गई है। ये जुनैरा और शबाना असगर, आपने इतना लेट अटेंडेंस क्यों मार्क करवाई है? जी, शबाना असगर और जुनैरा, आप दोनों कहाँ थे? आपकी अटेंडेंस तो मार्क नहीं होगी, आप मेरी क्लास ले रहे थे? जी, हो गई है माहम अफजल आपकी अटेंडेंस। कोई क्वेरी है? यहाँ तक अभी हमने डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डिस्कस किया है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लें। सबकी अटेंडेंस हो गई है, डोंट वरी। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।